जय माता दी। आज हम क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। सो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट किस तरीके से जो रिचर्ड एच एब्राइट हैं, दैट मीन्स रिचर्ड हाई एब्राइट जो हैं, वो किस तरीके से साइंटिस्ट बने, उनकी शुरुआत कहाँ से हुई इस जर्नी की, वो सब हम देखेंगे। तो सारा जो चैप्टर है वो इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं और इन में जो साइंस की तरफ जो इंटरेस्ट है वो बहुत यंग एज में ही आ गया था जब इन्होंने बटरफ्लाइज को की स्पीसीज को कलेक्ट करना शुरू किया था। सो शुरू करने से पहले चैप्टर में मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ कि उन्हें सरले स्कॉलर अवार्ड मिला हुआ है और भी कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं इन द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो इनका जो इंटरेस्ट था हमेशा से ही बटरफ्लाईज कलेक्ट करने में रहा है और इन्हीं से इनका जो वर्ल्ड ऑफ साइंस की तरफ का जो दरवाजा है वो खुलता है। दैट मीन्स कि वो यहीं से अपनी जो साइंटिस्ट बनने की शुरुआत है वो करते हैं। जो इनकी स्टोरी है रिचर्ड एच एब्राइट की, वो एक टाउन से शुरू होती है जहाँ पे ये काफ़ी यंग एज में ये स्टार्ट कर देते हैं, जिस टाउन का नाम है पेनिनसिल्वेनिया इन यूएसए। ये चीजें वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे इनके फ्रेंड नहीं होते हैं कुछ खास, तो कुछ ज्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है इनके पास में, तो ये इनकी जो हॉबी होती है वो चीजों को इकट्ठा करने की होती है। और अपने किंडर गार्डन में ही इन्होंने बटरफ्लाईज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। सो इस तरीके से ये जो क्यूरियस चाइल्ड जो हैं मिस्टर एब्राइट, ये बटरफ्लाईज को कलेक्ट करते और इस करने से स्टार्ट करके और एक सबसे बड़े साइंटिस्ट या फिर आप ये कह सकते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए। सो द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये एक स्टोरी है एक फेमस साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट की। जैसा कि हम जानते हैं उनकी मदर उन्हें रिची कहकर बुलाती थी प्यार से, और उनके फादर काफी यंग एज में खत्म हो जाते हैं। तो उनकी मदर जो है उनका भी जो इकलौता फ्रेंड कह सकते हो तो वो रिचार्ड होता है, और रिचार्ड अपनी मदर के साथ में ही सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। सो जब वो 2 साल के थे तब से ही मतलब बटरफ्लाईज और इन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपने चाइल्डहुड में ही। और उन्होंने 25 स्पीसीज जो थी बटरफ्लाई की वो अपने होम टाउन में इकट्ठी कर ली थी। वहां पे रहते हुए उनकी ये जो हॉबी थी ये वो यही थी। फिर उसने सोचा कि एक दिन ऐसा सोचा कि उनको ये बटरफ्लाई का जो कलेक्शन है वो एक दिन मतलब इसमें कुछ आगे वो कर नहीं पा रहे थे, और उनको लगता है कि मतलब ये खत्म हो चुका है, मतलब इतनी ही स्पीसीज होती हैं जितनी कि उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। लेकिन एक बार जब उनकी मदर ने उनको एक बुक ला कर दी, उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 जब वो बुक लेकर आई उनकी मदर और उन्हें दी, वहीं से उनका जो टर्निंग पॉइंट है वो शुरू हो जाता है। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि वो सबसे पहले तो वो लाइफ में इन सब चीज़ों में मतलब जैसा कि उनको लग रहा था कि इतनी स्पीसीज ही होती हैं बटरफ्लाई की और इससे ज़्यादा उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, और उन कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। लेकिन अब उन्हें और इंटरेस्ट आने लगता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। वो क्या करते हैं कि ही स्टार्ट टैगिंग बटरफ्लाईज, और उस बुक में एक टास्क होता है जो बुक उनकी मदर ने लाई होती है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। उसके एंड में ये एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि उनको टैग करना होता है बटरफ्लाईज को, और वो स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरीके से वो सोचते हैं कि वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, इसलिए वो सबसे पहले काउंटी साइंस फेयर में वो पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। और वो जो लेकर जाते हैं वो उन्होंने कुछ वैसे तो कुछ जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसा कुछ तो होता नहीं है। वो लेकर जाते हैं स्लाइड ऑफ द फ्रॉग टिश्यू, और फिर बाद में उन्हें ये पता चलता है कि वो स्लाइड्स दिखाने से वो कुछ भी जीत नहीं सकते हैं और उनको कुछ भी प्राइज नहीं मिलता है, जबकि वो देखते हैं कि सबको कुछ ना कुछ मिला है। जो उनके प्रोजेक्ट थे उनको कुछ मिला है लेकिन उनके प्रोजेक्ट को कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई प्राइज उन्होंने जीता नहीं।
उन वो काफी दुखी हुए, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया कि जीतने के लिए रियल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, ना कि आप कोई नीट एंड क्लीन मॉडल बनाकर रख दो, जैसा कि उन्होंने बनाया था फ्रॉग टिश्यू पे। सो उन्हें समझ में आ गया कि मुझे इस तरीके से मॉडल बनाने की बजाय मुझे रियल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। सो उनको हेल्प की ज़रूरत थी, वो आगे कैसे क्या करें। तो उन्होंने डॉक्टर उकहाट को उकहाट को लिखा और लिखना शुरू किया, जो कि एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। सो डॉक्टर उकहाट ने उनकी हेल्प करना शुरू किया। वो उनको आइडियाज उनसे लेते थे। रिचार्ड जो थे वो जिसे हम कह सकते हैं मिस्टर एब्राइट जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने उनसे आइडियाज लेना शुरू किया और डॉक्टर उकार्ट उनकी हेल्प करते थे। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही उनके नए प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए उनको नए आइडियाज मिलते गए, सो वो अपने जो हाई स्कूल के डेज थे उनमें भी इन्हीं प्रोजेक्ट्स में वो बिजी रहने लगे। वो जो भी डॉक्टर उकार्ट उनको कुछ भी काम करने के लिए बोलते थे वो उनमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे। फिर जो नेक्स्ट ईयर अगेन जब वो फेयर लगता है तब वो वहाँ पर जाते हैं और उनका जो प्रोजेक्ट है वो पसंद किया जाता है। उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो एक वायरल डिजीज पे होता है, जिससे कि मोनार्क कैटरपिलर्स जो होते हैं वो काफी ईयर्स में काफी खत्म हो रहे थे, मर रहे थे। सो कि किस लिए वो खत्म हो रहे थे, इतने ज्यादा किल हो रहे थे, तो वो उस वायरल डिजीज पे रिसर्च कर रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा लगा था कि ये जो मोनार्क कैटरपिलर्स जो खत्म हो रहे हैं वो इसलिए भी हो सकते हैं, मे बी इनके पीछे का कारण कोई बीटल हो सकता है। मे बी कि बीटल उनको कुछ नुकसान पहुंचाते हों। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बीटल्स की प्रेजेंस में ही, और उन्होंने देखा कि ये कारण नहीं है। क्योंकि उन्होंने ये ट्राई किया कि मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, लेकिन उनको कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिला कि इन कैटरपिलर्स की मरने की वजह बीटल्स हैं। लेकिन इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उनको काउंटी साइंस फेयर में उसका जो प्रोजेक्ट है वो जीत जाता है। नेक्स्ट ईयर वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या जो वाइसरॉय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि जो ऊपर जो है हाउ द मोनार्क बटरफ्लाई जो ऊपर जो बनी हुई है, और जो वाइसरॉय बटरफ्लाई है वो नीचे बनी हुई है। सो वाइसरॉय बटरफ्लाईज को क्या होता है कि बर्ड्स खाते हैं, इसलिए वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, और वही उनका ये एक्सपेरिमेंट होता है। उन्हीं पे ये जो एब्राइट हैं मिस्टर एब्राइट, ये इस पे कोशिश करते हैं, वो इसी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वॉइसरॉय बटरफ्लाईज जो हैं वो मोनार्क को कॉपी कर रही हैं। क्योंकि वॉइसरॉय बटरफ्लाईज को जो है काफ़ी सारे बर्ड्स खाते हैं, और मोनार्क खाने में उनको ज़्यादा सही नहीं लगती हैं, इसलिए वॉइसरॉय बटरफ्लाईज जो हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, ताकि वो मतलब ज़्यादा ना ख़त्म हो। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये भी प्राइज विनिंग होता है, दैट मीन्स इस प्रोजेक्ट को भी प्राइज मिलते हैं। और ये जो सब मतलब उन्होंने ये सब जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो इन्हीं रिसर्च में आगे बढ़ते हुए उन्होंने 12 गोल्डन स्पॉट्स जो कि नजर आते हैं एक मोनार्क प्यूपा पे, उन पे रिसर्च करना शुरू करते हैं। उसके बाद में मतलब ये सब वन बाय वन वो रिसर्च कर रहे हैं कि इस तरीके से कि वाइसरॉय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती हैं क्या, और ये सारी चीज़ें कि किस लिए ख़त्म हो रहे हैं ज़्यादातर ये जो बटरफ्लाईज हैं, बीटल्स की वजह से ख़त्म हो रहे हैं क्या। इसी एक आगे बढ़ते हुए वो एक रिसर्च करते हैं कि जो कि एक मोनार्क प्यूपा पे 12 गोल्डन स्पॉट्स जो होते हैं वो किस लिए होते हैं। सो वो कई लोग मानते थे कि ये जस्ट एक डिजाइन है इनका, लेकिन डॉक्टर उखाट को ऐसा नहीं लगता था। वो ऐसा सोचते थे कि कुछ और वजह है। और इसलिए जो साइंटिस्ट एब्राइट हैं, मतलब जो अब बाद में बनते हैं, लेकिन एब्राइट ऐसा सोचते हैं, और उनके एक और ब्रिलियंट साइंस स्टूडेंट हैं उनके साथ में, वो दोनों मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं जिसमें कि वो आराम से इस चीज पे रिसर्च करें कि ये गोल्डन स्पॉट्स जो है मोनार्क प्यूपा पे वो किस लिए है, ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाद में उन्हें पता चलता है कि ये जो हैं 12 गोल्डन स्पॉट्स ये किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो है कि
इन 12 गोल्डन स्पॉट्स से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं। सो जब उन्हें ये सब कुछ पता चलता है तो वो लैब्स में जाते हैं जहां पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और वहां पर वो उनको जब काम करने का चांस मिलता है तो वो जो हैं वो गोल्डन स्पोर्ट्स में जो स्ट्रक्चर्स वो देखते हैं, वो जो हार्मोन्स वो देखते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और केमिकल स्ट्रक्चर्स जब फाइंड आउट करते हैं तो वो देखते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनका एक्सरे निकाला जाता है केमिकल स्ट्रक्चर का, तो वो एक जिंदगी की सबसे बड़ी जो पजल है वो सॉल्व करते हैं। वो है कि वो ये जानने में कामयाब हो जाते हैं कि जो सेल का ब्लू प्रिंट होता है, जो कि डीएनए होता है, जो कि न्यूक्लियस में होता है, तो वो डीएनए किस तरीके का होता है और किस तरीके से वो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब कुछ मतलब उसके ब्लू प्रिंट जो हैं वो फाइंड आउट करने में सक्सीड हो जाते हैं। ये जो होता है ये उनके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट होता है, और इसके जो ये अचीवमेंट है, ये जो रिसर्च है, ये एक मैगजीन में छपता है। और इसके साथ साथ में जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही, जब वो बहुत छोटे थे, किंडरगार्टन से लेकर और वो हाई स्कूल तक जाते हैं, तब तक मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च किया, काफ़ी मेहनत करते थे। इनके साथ साथ में जो रिचर्ड एच एब्राइट हैं, वो काफ़ी मतलब वैसे भी ऑलराउंडर होते हैं, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, और बहुत ही ग्रेट कैनोइस्ट होते हैं, जो रेसिंग वगैरह, जो कैनू होता है, जो नाव होती है, उसमें रेसिंग या अदर एक्टिविटीज़ करने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। वो ऐसे भी कहते हैं कि मतलब और भी बहुत सारे जो इंटरेस्ट हैं उनमें होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो स्टडीज होती हैं, जो उनकी बुक्स थी या फिर जो एकेडमिक में वो पढ़ रहे थे, वो काफ़ी इजी था, उनको उनके पास काफ़ी टाइम बच जाता था बाद में, तो वो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ कर सकते थे। उनके जो साइंस टीचर हैं मिस्टर विहरर, वो भी उनको काफ़ी एडमायर करते हैं और कहते हैं कि मतलब उनके पास में हमेशा मतलब बहुत हार्ड वर्किंग थे, और साथ साथ में ही जो भी कुछ उनके जो वो हेल्प करते थे उनकी, दैट मीन्स रिचार्ज एट एच एब्राइट की हेल्प करते थे, उनके जो टीचर थे मिस्टर वियरर, वो उनकी काफ़ी हेल्प करते थे, उनको जो भी नए आइडियाज़ होते थे वो देते थे। तो इस तरीके से सोशल स्टडीज़ टीचर उनकी काफ़ी हेल्प करते थे। और इस तरीके से वो उनके साइंस टीचर कहते हैं कि सोशल साइंस टीचर कहते हैं कि जो रिचार्ड एच ब्राइट एब्राइट हैं, वो कभी भी इस तरीके से मतलब उनके बीच उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिवनेस थी, लेकिन वो कॉम्पिटिटिवनेस इसलिए नहीं थी कि हम दूसरों को हराएं या फिर वो किसी को हराना चाहते थे या प्राइज जीतना चाहते थे। वो प्राइज जीतने के लिए वो जीतना नहीं चाहते थे, वो करना चाहते थे अपना, जो भी फील्ड में जो भी वो काम कर रहे थे वो उसका बेस्ट देना चाहते थे हमेशा। और वो मतलब इसलिए कर पाते थे क्योंकि उनमें बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी थी, एक मतलब डिटर्मिनेशन था उनके अंदर, और उनके पास विल पावर इतनी अच्छी थी, और ये सारी चीजें थी, इसलिए वो इतनी अच्छी चीजें कर पाते थे। और इतनी अच्छी क्वालिटीज थी उनमें कि मतलब अदर फील्ड में भी वो काफी अच्छा कर रहे थे, और साथ ही साथ में इन द फील्ड ऑफ साइंस तो वो कर ही रहे थे। उनकी मदर की तरफ देखा जाए तो उनकी मदर ने भी काफी बड़ा रोल प्ले किया है उनकी लाइफ में, कि उनको जब से वो बुक ला कर दी थी, जैसा कि कहा गया है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो कि उनकी लाइफ में काफी बड़ा रोल प्ले करती है, कि वहीं से जो है वो उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। और इसके उसके साथ साथ में उनका साइंस में क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है। इस तरीके से उनके मदर ने भी उनकी काफ़ी हेल्प की, सपोर्ट किया। उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर जो मिस्टर वियरर थे, उन्होंने भी काफ़ी उनकी हेल्प की। साथ ही साथ में डॉक्टर उखाड़ जो हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते थे। इस तरीके से रिचार्ड एच एब्राइट, जो अपने डिटर्मिनेशन, विल पावर और हार्ड वर्क से एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट बने। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं,
और इस तरीके से एक छोटा सा उनकी हॉबी थी बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने की, और उनके चलते उन्होंने लास्ट में वो कि लाइफ का जो डीएनए होता है कितना इम्पोर्टेंट होता है उनके ब्लूप्रिंट्स तक वो पहुंच गए थे। सो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से अगर एक इंसान अपने जो भी चीज़ें होती हैं एक सक्सीड होने के लिए, विल पावर, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, वो होने से इंसान वो अचीव कर सकता है जो वो चाहता है। इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 subscribe the channel, put your views and suggestion in comment section. So thank you.